किसान साथियों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप देख रहे हैं लाइव कृषि दर्शन प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में हम कृषि बागवानी से जुड़े विभिन्न विषयों के ऊपर बातचीत करते हैं। आज का हमारा विषय बहुत अहम है हिमाचल प्रदेश के किसान एवं बागवानों के लिए। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में गेहूं की कटाई व भंडारण किस तरह से प्रदेश के किसान एवं बागवानों को करनी चाहिए, किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके द्वारा जो भंडारित बीज है वो अगले वर्ष तक आपके ठीक काम आए या उसका आप प्रयोग अगले वर्ष तक कर पाएं। भंडारण की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रभारी एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान शिमला के डॉक्टर ओम प्रकाश गंगवार। डॉक्टर गंगवार, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। धन्यवाद। हमारे बागवान एवं किसान जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि भारत में गेहूं कितने क्षेत्रफल में उगाया जाता है, और यदि हम प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में क्षेत्रफल और उत्पादन कितना है? जी बिल्कुल, गेहूं जो हमारे देश की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है और इसको हम मुख्यतः रबी सीजन में उगाते हैं। और वैसे तो हम 3 प्रकार की गेहूं अपने देश में उगाते हैं। एक होती है ब्रेड व्हीट जिसका नाम है टिटकम एस्टिवम, दूसरा है डूरम व्हीट जिसको हम कठिया व्हीट कहते हैं, इसको विशेषकर मध्य प्रदेश में इसका ज़्यादा एरिया है। और तीसरी है खपली गेहूँ जिसको हम टिटकम डाइकोकम बोलते हैं। लेकिन अधिकांश भागों में लगभग 95% क्षेत्रफल में, जो टोटल क्षेत्रफल है हमारे देश का, लगभग 31 मिलियन हेक्टेयर में गेहूं को उगाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। उसका 95% क्षेत्रफल में टिटकम एस्टिवम यानी कि ब्रेड व्हीट जिसे हम चपाती गेहूं कहते हैं, ये उगाया जाता है। अगर हम बात हिमाचल प्रदेश की करें तो पूरे हिमाचल प्रदेश को लगभग आपके 12 ज़िले हैं, तो सारे ज़िलों में ही गेहूं उगाया जाता है। अगर हम लाहौल स्पीति, किन्नौर और ये चंबा का पांगी एरिया छोड़ दें तो और सभी ज़िलों में गेहूं जो है वो रबी सीज़न में ही उगाया जाता है, जिसको हम मुख्य सीज़न बोलते हैं, मेन सीज़न बोलते हैं। और मुख्य ज़िले हैं जिनमें अधिकतर गेहूं उगाया जाता है, वो पहले तो मैं नाम लेना चाहूँगा कांगड़ा का, और इधर आपका आ जाएगा बिलासपुर है, ऊना है, मंडी डिस्ट्रिक्ट है, पाउंटा वैली सिरमौर में है। तो इन जगह पर खास करके यहाँ पर व्हीट उगाया जाता है, गेहूँ जिसे हिमाचल प्रदेश में कनक बोलते हैं। अगर एरिया की बात करें तो टोटल क्षेत्रफल जो है लगभग 3.3 लाख हेक्टेयर है हिमाचल प्रदेश का, जिससे लगभग 6.1 लाख टन मीट्रिक टन उत्पादन होता है। डॉक्टर ओम, आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है और निचले क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। यदि ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर निचले जितने भी ज़िले हैं उनमें गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यदि हमारे किसान एवं बागवान आपसे ये जानना चाहें कि गेहूं की कटाई का उचित समय क्या है और बढ़िया तरीका क्या है जिससे अच्छी गेहूँ का उत्पादन हमारे बागवान किसानों को मिल सके। देखिए, हमारा जो भारतवर्ष है, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा भिन्न हैं। कहीं पर एक ही समय में ठंडा हो रहा होता है तो कहीं बहुत गर्मी होती है, कहीं बारिश हो रही होती है। और क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ साथ जो यहाँ की मृदा है, भूमि का टाइप है, वो भी विभिन्न अलग है। तो अगर कटाई का समय की बात करें तो किसी क्षेत्र में कटाई मार्च के शुरू में ही स्टार्ट हो जाती है और कहीं कहीं मई तक भी कटाई नहीं हो पाती है, कटाई जून तक भी चली जाती है या खिंच जाती है। तो कटाई का उचित समय ये है कि मतलब जब फसल पूर्ण रूप से पक जाए तभी हम उसको काटें और उसकी हार्वेस्टिंग करें, क्योंकि अगर हम मैच्योरिटी के पहले अगर क्रॉप को काटते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, तो एक तो हमें उपज का नुकसान होता है क्योंकि दाने पूर्ण रूप से भरते नहीं हैं, उनका वजन नहीं आ पाता है। और जो दाने हरे रह जाते हैं, ग्रीन रह जाते हैं, वो फिर जब हम स्टोर करते हैं ऐसे ग्रेन को,
तो मॉइस्चर पैदा करते हैं और उससे उनमें जो इंसेक्ट हैं या दूसरे फंगस वगैरह लगने की संभावनाएं रहती हैं। तो मैच्योरिटी की पहचान ये होती है कि जब फसल मैच्योरिटी के टाइम उसके जो तने हैं या पत्तियां हैं फसल की वो सूखने लगती हैं, बालियां भी सूखने लगती हैं। और इसकी सबसे अच्छी पहचान ये भी है कि अगर हम देखें तो पूरा खेत ड्राई हो जाता है और इस तरह से अगर हाथ हम उस पर लगाएं तो एक साउंड आने लगती है बालियों से, या फिर बालियों को हम उनसे कुछ दाने निकाल कर मुँह में डालें तो उनसे कटक की आवाज़ आती है, मतलब दाने हार्ड हो जाते हैं और ड्राई हो जाती है। और दूसरा इस समय मतलब फसल जो होती है वो कटने के लिए तैयार हो जाती है और उसको जैसे भी जो भी मेथड है उससे मतलब हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे हम डिले करते हैं, ये देरी करते हैं हार्वेस्टिंग में, तो फिर उसमें दूसरे तरह के नुकसान होने लगते हैं। क्यों बालियाँ बहुत ज़्यादा सूख जाती हैं तो फ्रेजाइल हो जाती हैं, कटाई के समय फिर वो खेत में गिरने लगती हैं, या फिर क्या कहते हैं उसमें जो रोडेंट्स हैं, चूहे वगैरह लगने की संभावनाएं रहती हैं, बर्ड्स भी उसमें नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो उचित समय पे ही कटाई करें। मेथड कौन सा है, अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जैसे एक तो कंबाइन के थ्रू हम कटाई कर सकते हैं हार्वेस्टिंग, लेकिन कंबाइन हिमाचल प्रदेश में नहीं काम करेगी क्योंकि बहुत बड़ी मशीन होती हैं और उनके लिए जो हमें बहुत बड़े फील्ड चाहिए, समतल भूमि चाहिए जहाँ पर हम उनका प्रयोग कर सकें या वो वहाँ तक पहुँच सकें। दूसरा है जो रीपर्स आते हैं, जो ट्रैक्टर माउंट रीपर होते हैं, और या क्या कहते हैं कुछ मोटर चलित रीपर होते हैं, कुछ हाथ से भी मतलब मोटर होती है लेकिन हाथ से उनको मैनेज करना पड़ता है, उस तरह के रीपर होते हैं, उनसे हम कटाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। तो आज के समय में कटाई के लिए मतलब चाहे ट्रैक्टर माउंट रीपर हो, माउंटेड रीपर हो, तो कटाई के लिए छोटे से बड़े हर एक तरह की मशीनरी उपलब्ध है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, चूँकि अगर हम लैंड होल्डिंग की बात करें हिमाचल प्रदेश में या कहीं पर भी, एवरेज लैंड होल्डिंग फार्मर्स की है वो 1 हेक्टेयर से कम ही रह गई है, और वो भी ज़मीन एक जगह नहीं होती, कुछ आधा एकड़ एक जगह है, फिर आधा एकड़ दूसरी जगह है, इस तरह से फ्रेगमेंटेड होती है। तो छोटे छोटे फील्ड होते हैं, छोटे छोटे वो होते हैं। तो ज़्यादातर कटाई जो किसान लोग करते हैं वो मैनुअली ही करते हैं। उनका ये हसिया जैसे बोलते हैं हम, सिकल, या फिर क्या कहते हैं सिरेटेड सिकल होता है जिसे दरांती बोलते हैं, इनके द्वारा होती है इस कटाई। डॉक्टर ओम प्रकाश, आपने बताया कि सही वक्त क्या है, सही समय क्या है गेहूं को काटने का, और हमारे जो किसान बागवान है वो इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। आपने जलवायु की भी बात की, आपने परिवेश की भी बात की। जैसा इस बार देखने में मौसम का लग रहा है कि जो ठंड है, जो बारिशें हैं वो बहुत लंबी चल रही है, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में गेहूं की कटाई कुछ आगे बढ़ाकर या कुछ पीछे घटाकर की जा सकती है? क्योंकि ऐसा मौसम शायद ही हमारे किसान बागवानों ने मई जून में भी बारिश हो रही हो, इतनी ठंड हो, तो क्या ऐसी जलवायु का प्रभाव भी गेहूं की कटाई के ऊपर पड़ सकता है? जी बिल्कुल पड़ता है। इस बार बिल्कुल बारिश मतलब काफ़ी ज़्यादा हुई है, उस कारण हार्वेस्टिंग में काफ़ी बाधा हुई है। जो निचले इलाके हैं जैसे बिलासपुर, ऊना या सोलन डिस्ट्रिक्ट हैं या सिरमौर में, वहाँ तो मई मंथ में लगभग कटाई हो चुकी है। कटाई या थ्रेशिंग आप कह सकते हैं वो संपन्न हो चुका है, लेकिन कई जगह अभी भी मतलब गेहूँ खेतों में है और बारिश की वजह से वो मतलब उनकी कटाई नहीं हो पा रही है, तो उसमें नुकसान के भी चांसेस रहते हैं। जो ज़्यादा मॉइस्चर रहती है तो सैप्रोफाइटिक ग्रोथ होती है, फंगस होते हैं वो लग जाते हैं, जिससे दाना भी मतलब उसकी क्वालिटी जो होती है, गुणवत्ता, उसमें कमी आ जाती है। तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें वेट करना होगा, क्योंकि नेचर के सामने हमारा बस नहीं चलता है। डॉक्टर गंगवार, वैसे भी कहते हैं कि ये जो किसानी बागवानी है ये मौसम आधारित चीज़ें हैं।
भगवान के ऊपर निर्भर करती है। यदि मौसम ठीक रहा तो फसल भी अच्छी आ जाती है, और यदि मौसम कुछ आगे पीछे हो गया तो हमारे किसान बागवानों को कभी कभी बहुत नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। आइए किसान साथियों, अब डॉक्टर गंगवार से ये जानते हैं कि थ्रेशिंग, मढ़ाई करने का उचित तरीका डॉक्टर गंगवार क्या रहता है, और मढ़ाई करते वक्त, थ्रेशिंग करते वक्त हमारे किसानों को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि कुछ फसलें अभी मतलब खेतों में खड़ी हुई हैं, तो हम आशा करते हैं कि जल्दी ही ये बारिश का मौसम रुकेगा, धूप निकलेगी, तो उस समय हम कटाई कर सकते हैं। और कटाई करते समय जो मैनुअली कटाई करते हैं उसके क्या करते हैं, छोटे छोटे बंडल बना लिए जाते हैं। उन बंडल्स को खेतों में ही सुखाना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है, उन्हें अच्छे से ड्राई करना चाहिए पहली बात तो उन बंडल्स को, और एक दिन पे मतलब उनको पलटते भी रहना चाहिए। नीचे का पोर्शन ऊपर कर दें, ऊपर का पोर्शन नीचे हो जाएगा, तो अच्छी तरह से वो सूख जाएंगे बंडल, तो उनकी थ्रेशिंग अच्छी होती है, अच्छे से हो जाती है। थ्रेशिंग के लिए जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड थे वो तो आजकल ख़त्म ही हो गया, क्योंकि सभी को थ्रेशर ने रिप्लेस कर दिया है, और थ्रेशर भी छोटे बड़े हर जगह उपलब्ध हैं। आप उनको ट्रैक्टर भी छोटे बड़े उपलब्ध हैं, मोटर भी हैं, किसी से भी आप उनको ऑपरेट कर सकते हैं, और अपनी जो थ्रेशिंग एरिया है वहाँ पर गेहूं को थ्रेशिंग कर सकते हैं, उनकी मढ़ाई कर सकते हैं। आपने बताया कि गेहूं को काटने का उचित समय क्या है, थ्रेशिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे अपने गेहूं की फसल का आभास होना चाहिए कि अब फसल पक गई है, थ्रेशिंग हो गई, अनाज हमारे किसानों बागवानों के घर में पहुंच गया। अब हमारे किसान कभी कभी ये भी सोचते हैं, अगर उनके पास अतिरिक्त अनाज पैदा हो जाता है तो वो उसकी विपणन व्यवस्था से जुड़ना चाहते हैं। हर किसान ये चाहता है कि उसकी कुछ आमदनी बने, उसकी कुछ रोजी रोटी का भी उससे कुछ इजाफा हो जाए। तो अतिरिक्त अनाज का विपणन की व्यवस्था से कैसे किसान जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जो किसान हैं वो जो भी उनके पास सरप्लस होता है, उन्हें पता होता है कि वो ये अपने एक साल में कितना अनाज को या गेहूं को वो कंज्यूम कर पाएंगे, कंजम्पशन उनका कितना है। मान लो 10 क्विंटल है या 20 क्विंटल है, वो उतना ही स्टोर करते हैं, और जो उनका सरप्लस होता है, सरप्लस प्रोड्यूस, उसको मार्केट में वो बेच देते हैं। अक्सर वो तुरंत ही बेच देते हैं। तो उसके लिए अगर उनके आसपास कोई मंडी है या मार्केट है, वहाँ पर अगर उनको अच्छा प्राइस मिल रहा है तो वहाँ जाके बेच सकते हैं। दूसरा ये है कि आजकल जो HP गवर्नमेंट है, उनके भी कई सेंटर उन्होंने मतलब ओपन किए हैं हिमाचल प्रदेश में, जो कि जो गवर्नमेंट एक MSP रेट मतलब फिक्स करती है हर एक फसल के लिए। गेहूं के लिए जो 2023-24 के लिए उन्होंने रेट फिक्स किए हैं गवर्नमेंट के, वो 2125 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मतलब फिक्स किए गए हैं। इस रेट पे वो उन सेंटर्स पे जाके बेच सकते हैं। ये सेंटर HP गवर्नमेंट ने जो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे वो सिरमौर हुआ, सोलन में भी है, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, इन सभी जगह वो बीट प्रोक्योरमेंट के सेंटर हैं। इसके अलावा एक ऑनलाइन पोर्टल भी है, HP एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। उस पे जाके जो किसान अगर चाहते हैं कि पोर्टल के थ्रू सेल करना चाहते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है वहाँ पर पहले, और फिर उनकी जो लैंड है उसका जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ से अटैच हो जाता है। इसके बाद वो अपना कितना प्रोड्यूस बेचना चाहते हैं उस हिसाब से वहाँ बेच सकते हैं, और जो भी अमाउंट होती है वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। डॉक्टर गंगवार, आपने बताया कि जो उनके पास सरप्लस अनाज है वो मार्केट में पहुंचाकर उसे बेचा भी जा सकता है। सरकार ने भी उपक्रम केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां पर वो अपने अनाज को बेच सकते हैं। लेकिन जिस अनाज को उन्होंने भंडारण करना है, जो अनाज किसान के घर में रह गया, उसके भंडारण करने का सही तरीका क्या है? तापमान और नमी जो भंडारण को बहुत प्रभावित करते हैं, उसका समावेश कैसे हमारे किसान एवं बागवानों ने करना है, ताकि आने वाले समय में उनकी जो फसल है, उनका जो अनाज है, वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। जो अनाज किसान जो हैं बेसिकली जो स्टोरेज करते हैं गेहूं का,
वो उनका पर्पज़ 2 या 3 पर्पज़ के से करते हैं। एक तो है कि सेल्फ कंजप्शन, अपने उपयोग के लिए कि मतलब 1 साल में वो कितना उपयोग कर लेंगे। दूसरा है अगर उस सीड के रूप में उनको यूज़ करना है, अगले साल को गेहूं की बिजाई करनी है उसके लिए। तीसरा, थोड़ा एडिशनल वो अपना जो प्रोड्यूस होता है उसको स्टोरेज करना चाहते हैं, ताकि अगर कभी बीच में कुछ ऐसे मंथ होते हैं जहां इनकम नहीं होती है तो वो अनाज बेचकर उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण कर सकें। तो इनके लिए 2 बातों का, स्टोरेज में 2 बातों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जैसे आपने कहा थे, तापमान और मॉइस्चर यानी कि नमी, इन दोनों के कारण ही अनाज को सबसे ज़्यादा हानि होती है, विशेषकर नमी के कारण। क्योंकि अगर नमी ज़्यादा रहती है स्टोरेज के समय या जहाँ पर हम गेहूं को स्टोर कर रहे हैं, तो वो पूरा ग्रेन या पूरा लॉट ही ख़राब हो जाता है, उसमें इंसेक्ट लग जाते हैं। कभी कभी उनका ग्रेन का कलर ही चेंज हो जाता है, वो फफूंद होती हैं, कुछ का कहते हैं फंगस उनमें लग जाते हैं, जिसके कारण कलर चेंज हो जाता है और वो ऐसा अनाज मतलब कंजप्शन के लिए फिट नहीं होता या अनहेल्दी होता है, वो टोटली मतलब वेस्ट या नुकसान ही है। तो कुछ बातें हैं कि थ्रेशिंग के बाद जो अनाज आता है उसमें कई तरह के कंटामिनेशन रहते हैं। जैसे मान लो उसके क्रॉप के किसी की चाफ है या डंठल हैं या छोटे मोटे कंकड़ पत्थर या बीड्स के भी सीड आ जाते हैं, जो हमारे खरपतवार हैं उनके भी सीड आ जाते हैं उसमें। तो सबसे पहले ये स्टेप है कि उस अनाज को अच्छे से क्लीन करना, जिसको हम विनोइंग बोलते हैं। वो आप किसी से कर सकते हैं जो फैन का यूज़ करके, या नेचुरल एयर अगर है प्रॉपर तो उसमें उनको क्लीन कर लें। और जो क्लीन अनाज है आपका, दूसरी जो इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि अनाज को अच्छी तरह से सुखाना। क्योंकि जिस समय हम कटाई करते हैं उस समय अनाज में लगभग 20% तक मॉइस्चर होती है। इतने मॉइस्चर पे हम उनको भंडारण नहीं कर सकते हैं, तो उनको प्रॉपर वे में सुखाने की ज़रूरत होती है। जो भी एरिया है उनका खलिहान है जहाँ पर वो अनाज सुखा रहे हैं, तो एक प्लास्टिक शीट आती है, ट्रोपोलिन प्लास्टिक शीट होती है, उसके ऊपर उनको स्प्रेड करके अनाज को अच्छी तरह से, मतलब जब धूप होती है 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो उस पर सुखा लें। 3-4 दिन तक अनाज को सुखा लें और उस साथ में 2-3 घंटे पे उसको, जब सुखा रहे हैं 6-7 घंटे उसको धूप दे रहे हैं, तो 2-3 घंटे पे उसको रेक से या किसी से उसको चलाते रहें बीट को, ताकि नीचे का बीट ऊपर आ जाए, प्रॉपर मतलब उनको सन सब को मिल जाए। मॉइस्चर सीड में जितना कम रहेगा उतना आपका जो उपज है या अनाज है वो सुरक्षित रहेगा। ये लगभग 10% के लगभग मॉइस्चर रह जाए या 10 से कम हो जाए, 9-10% मॉइस्चर ठीक रहती है भंडारण के लिए। इसके बाद आता है कि जहाँ पर हमें भंडारण करना है वहाँ पर कैसे हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। जहाँ जो भंडारण की जगह है वो इस जगह सेलेक्ट करना चाहिए थोड़ा ऊंचा हो, जहाँ पर मॉइस्चर ना पहुँचती हो, और जो रूम हैं जहाँ पर हमें अनाज को भंडारण करना है तो उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन भी हो, मतलब उसमें हवा का आदान प्रदान हो। अगर थोड़ी बहुत धूप जा रही है तो वो बेस्ट स्ट्रक्चर है, मतलब बेस्ट रूम बोलेंगे हम उसको। और चूँकि हम अनाज जो किसान होते हैं अक्सर मतलब एक ही जगह स्टोर करते हैं, उसी रूम में स्टोर करते हैं, तो उससे पहले उसमें अगर पिछले साल का कोई अनाज है या कुछ है तो उसको पूर्ण रूप से क्लीन कर दें। उसमें कुछ भी पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से सफाई करके, या कहीं पर उनमें क्रीविसेस या दरारें आ गई हैं तो उनको प्लग कर दें। और साथ में पूरे रूम को जो है एक मेलाथियान इंसेक्टिसाइड आता है, उसका 1% घोल बना लें। 1% का मतलब हो गया कि 10 ml को 1 लीटर पानी में डाल के, तो इस तरह से 3 लीटर पानी में अगर आप 30 ml दवाई डाल के उसमें स्प्रे कर देंगे रूम में, फर्श पे पूरे, ये इतना 3 लीटर पानी आपको 100 स्क्वायर मीटर के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो उसको स्प्रे करके इंसेक्टिसाइड से उसको क्लीन कर लें और बाहर से भी स्प्रे कर दें, ठीक है। इसके बाद जो अनाज हमने सुखाया था
उसको लगभग 1 दिन के लिए कूल होने दें। कूल होने के बाद हम उन अनाज को या तो आप बैग्स में भर सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं जो गनी बैग्स बोलते हैं, या क्या कहते हैं प्लास्टिक बैग्स भी आते हैं आजकल, ग्रेन बल्क ग्रेन स्टोरेज बैग आते हैं, जो उनमें हम कम से कम 50 किलो या 1 क्विंटल अनाज को भी भर सकते हैं एक बैग डॉक्टर में। गंगवार, यदि हम थोड़े समय पहले पूर्व की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज को संरक्षित रखने का, भंडारण करने के लिए बांस के पेड़ू बनाए जाते थे, उनको मिट्टी से, गोबर से लिपा जाता था, उसमें अनाज को भंडारित किया जाता था। कई किसान टीन के संदूक बनाकर भी उसको अनाज को सुरक्षित रखते थे। क्या ये जो परंपरागत तरीके हैं ये भी भंडारण के लिए प्रदेश में उचित है? देखिए, भंडारण किसान के पास जो चीज़ उपलब्ध होती है वहाँ वो अपना ग्रेन स्टोर करते हैं। जो आपने पेरू या पेड़ू आपकी भाषा में बोलते हैं, वो बांस की स्टिक से बना के और उनको मड या क्या कहते हैं गोबर और मड के मिक्सचर से उनको प्लास्टर करके वो स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। तो भंडारण और भी लोकल बहुत स्ट्रक्चर हैं, जैसे मान लो आप ये कोठार है, या क्या कहते हैं कोठिला है, पेटी है और छाबरी है। लोकली मतलब उनके वर्निकुलर नेम अलग अलग हैं जी। लेकिन स्ट्रक्चर जो उनके पास जो भी अवेलेबल मटेरियल है उससे वो बनाते थे। देखिए, इन स्ट्रक्चर्स की सबसे बड़ी खामी वही है कि इनमें एक तो ये मॉइस्चर प्रूफ नहीं होते हैं जी। ठीक है, और इनमें मॉइस्चर जाने के चांसेस रहते हैं, रोडेंट जैसे चूहे वगैरह लगने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये मतलब भंडारण करने के लिए ज़्यादा समय के लिए उपयुक्त नहीं है। आपसे हमारे किसान बागवान ये भी जानना चाहते हैं कि भंडारित किया हुआ अनाज किन किन कारणों से खराब होता है? कारण वही हैं सब, जैसे अभी आपने ट्रेडिशनल मेथड की बात की, तो इनमें अगर मॉइस्चर चली जाएगी तो उसमें वो फंगस लग जाएगी, उनका कलर चेंज हो जाएंगे। या इंसेक्ट हैं, कुछ इंसेक्ट हैं जैसे बीट बीबल है, जैसे हम आम भाषा में घुन बोलते हैं, या ग्रेन बोरर है, खपरा बीटल है, ये गेहूं को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर थोड़ा सा भी मतलब इनके मात्रा रह जाती है वहाँ पर, या अडल्ट रह जाते हैं, तो वो पूरे ही लॉट को ख़त्म कर देते हैं। तो इनको रोकने के लिए विशेषकर हमें जो आज के स्ट्रक्चर हैं, मेटल बेस्ड स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो बिन्स हैं या कोठला हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार एक जीआई सीट से बने हुए जो बिन्स होते हैं उनको खरीद लें। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन वो हमेशा के लिए हो जाते हैं फिर। और इनको इनमें अपने जो अनाज को सुरक्षित रहता है, ये एयर टाइट होते हैं, और एक बार अगर आप उसमें अनाज रख देते हैं और प्रॉपर तरीके से, या जो भी दवाई डालना है उसमें दवाई डालकर, या ट्रेडिशनल मेथड हैं दवाई में, जैसे सल्फास लोग यूज़ करते हैं, 1 टन में 1 या 2 टैबलेट सल्फास की डाल के और उसको एयर टाइट कर देते हैं, अच्छे से ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर ना जाए। या जो ट्रेडिशनल मेथड हैं, जैसे कुछ लोग नीम की पत्ती यूज़ करते हैं जी। नीम की पत्तियाँ मतलब 2-3 किलो पत्ती 1 टन अनाज के लिए सफिशेंट होती हैं। उनकी नीम की पत्ती 8-10 दिन पहले हम उनको नीम की पत्ती तोड़ लें और उनको शेड में ड्राई करें, धूप में ड्राई ना करें, और फिर बीच बीच में उनकी लेयर इस तरह से भी हम अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश गंगवार, आज आप कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने की और गेहूं को भंडारित करने के सही तरीके आपने हमारे किसान बागवानों को बताए। आपका कार्यक्रम में आने के लिए बेहद शुक्रिया। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम डॉक्टर ओम प्रकाश गंगवार से बातचीत कर रहे थे। गेहूं के भंडारण की सही व्यवस्था क्या है, कैसे हमको गेहूं को भंडारित करना चाहिए और कैसे वो अगले वर्ष तक हमारे काम आ सकता है। इस कार्यक्रम में कृषि बागवानी से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। हमारे अगले कार्यक्रम का इंतजार करें। फिर से इसी कार्यक्रम में कृषि बागवानी की चर्चा को लेकर आपके समक्ष आएंगे। आज्ञा दें, नमस्कार।